भारत में मध्यस्थता कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. वर्तमान में भारत में मध्यस्थता के लिए कोई स्टैंडअलोन कानून नहीं है। 2. चूंकि भारत मध्यस्थता पर सिंगापुर कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, इसलिए मध्यस्थता कानून बनाने की कोई बाध्यता नहीं है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल एक। सी. केवल दो। सी. एक और दो दोनों। डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर ए। जबकि भारत में मध्यस्थता के लिए कोई स्टैंडअलोन कानून नहीं है, कई कानून हैं जिनमें मध्यस्थता प्रावधान शामिल हैं, जैसे कि नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996, कंपनी अधिनियम 2013, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति ने मध्यस्थता को संघर्ष समाधान के लिए एक आजमाए हुए और परखे हुए विकल्प के रूप में वर्णित किया है। चूंकि भारत मध्यस्थता पर सिंगापुर कन्वेंशन का एक हस्ताक्षरकर्ता है, औपचारिक रूप से मध्यस्थता के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, इसलिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता को नियंत्रित करने वाला कानून बनाना उचित है। मध्यस्थता विधेयक 2021 स्थायी समिति की समीक्षा के तहत का उद्देश्य विवादों, वाणिज्यिक और अन्यथा को हल करने के लिए मध्यस्थता, विशेष रूप से संस्थागत मध्यस्थता को बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना और सुविधा प्रदान करना है। यह विधेयक मुकदमेबाजी से पहले अनिवार्य मध्यस्थता का प्रस्ताव करता है। साथ ही साथ यह तत्काल राहत के लिए सक्षम न्यायनिर्णायक मंचों, अदालतों से संपर्क करने के वादियों के अधिकारों की रक्षा करता है। विधेयक भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना करता है और सामुदायिक मध्यस्थता का भी प्रावधान करता है। महात्मा गांधी के विचारों और दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. उन्हें हिंसा और उपभोक्तावाद से नफरत जॉन रस्किन के लेखन से मिली। 2. लियो टॉल्स्टॉय के लेखन से। उन्होंने श्रम के प्रति सम्मान और गरीबों के लिए चिंता का ज्ञान अंतर्निहित किया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल एक। बी. केवल दो। सी. एक और दो दोनों। डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर डी। महात्मा गांधी एक भारतीय वकील थे जो उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवादी और राजनीतिक अज्ञेयवादी थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन से भारतीयों की स्वतंत्रता के लिए सफल शिकायत का नेतृत्व करने और दुनिया भर में नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए आंदोलनों को प्रेरित करने के लिए अहिंसक प्रतिरोध का इस्तेमाल किया। महात्मा के विचार और दर्शन का विकास दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ, जहां उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध के उपकरण का इस्तेमाल किया, जिसे बाद में सत्याग्रह का नाम दिया गया। गांधी के विचारों के दो प्रमुख सिद्धांत सत्य और अहिंसा हैं। लियो टॉल्स्टॉय के लेखन से उन्होंने मुख्य रूप से हिंसा और उपभोक्तावाद से घृणा का ज्ञान प्राप्त किया। जॉन रस्किन से उन्होंने श्रम के प्रति सम्मान और गरीबों के लिए चिंता का ज्ञान अंतर्निहित किया। गांधी की जाति व्यवस्था और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव की अस्वीकृति वर्षों से तेज होती गई। गांधीवाद का कोई विशिष्ट सिद्धांत नहीं है और उन्होंने कोई सिद्धांत स्थापित नहीं किया। वह भारत के राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक, आर्थिक क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करते थे।
गांधीवाद नामक सिद्धांत को सभी सिद्धांतों को एक साथ जोड़कर संदर्भित किया जाता है। गांधी जी की विचारधारा ने विश्व राजनीति को विशेष रूप से प्रभावित किया है। हाल ही में खबरों में रहा प्रचंड किससे संबंधित है? ए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, बी सतह से हवा में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, सी स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, डी कॉम्बैट मानव रहित हवाई वाहन। उत्तर सी स्वदेश में डिजाइन और विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH। प्रचंड के शामिल होने से भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता में अद्वितीय क्षमता जोड़ता है। जोधपुर वायुसेना स्टेशन के 143 हेलीकॉप्टर यूनिट धनुष में इस डबल इंजन वाले हेलीकॉप्टर को औपचारिक रूप से शामिल किया गया। HAL द्वारा डिजाइन और विकसित डबल इंजन वाला LCH 58 टन वर्ग का डेडिकेटेड लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इसकी अवधारणा वर्ष 1999 के कारगिल संघर्ष के बाद की गई थी, जब उच्च ऊंचाई पर संचालन में सक्षम ऐसे समर्पित मंच की आवश्यकता महसूस की गई थी। यह दुनिया का एकमात्र अटैक हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर 16,400 फीट की ऊंचाई पर लैंड और टेक ऑफ कर सकता है, जिसमें भारी मात्रा में हथियारों और ईंधन के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारतीय वायुसेना और सेना की मारक क्षमता में काफी वृद्धि प्रदान करेगा। हेलीकॉप्टर का लड़ाकू दायरा 500 किलोमीटर है और यह 21,000 फीट की सर्विस सीलिंग तक जाता है, जो इसे सियाचिन ग्लेशियर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में संचालित करने के लिए आदर्श बनाता है। LCH 20 mm नोज गन, 70 mm रॉकेट, टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल, ध्रुवास्त्र और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल मिस्ट्रल 2 से लैस है, जिसकी अधिकतम इंटरसेप्शन रेंज 6.5 किलोमीटर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यूनकिग टैंक को 2022 के लिए शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2. षणमुगा कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी द्वारा स्थापित यह पुरस्कार 32 वर्ष और उससे कम आयु के व्यक्तियों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी। वर्ष 2022 के लिए शास्त्र रामानुजन पुरस्कार यूनकिग टैंक, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले, USA के सहायक प्रोफेसर को प्रदान किया जाएगा। इस पुरस्कार की स्थापना षणमुगा कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी, शास्त्र द्वारा वर्ष 2005 में $10,000 के नकद पुरस्कार के साथ की गई थी। यह 32 वर्ष और उससे कम आयु के व्यक्तियों को वार्षिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, जिन्होंने व्यापक अर्थों में श्रीनिवास रामानुजन से प्रभावित होकर गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति गुर्जर, बकवाल और पहाड़ी समुदायों को अनुसूचित जनजाति ST का दर्जा देने के प्रावधान से संबंधित है? APK मोहंती समिति, B. अरुण गोयल समिति, C. राजीव महर्षि समिति, D. न्यायमूर्ति शर्मा आयोग। उत्तर D. केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की कि जम्मू और कश्मीर में गुर्जर, बकवाल और पहाड़ी समुदायों को न्यायमूर्ति GD शर्मा आयोग की सिफारिशों के अनुसार आरक्षण का लाभ मिलेगा।
न्यायमूर्ति शर्मा आयोग ने सिफारिश की है कि एसटी कोटे के लाभ के लिए पहाड़ी, बकवाल और गुर्जरों को शामिल किया जाना चाहिए। गुज्जर, बकवाल और पहाड़ी जम्मू कश्मीर की गैर कश्मीरी भाषी आबादी है। पहाड़ी समुदाय मुख्य रूप से पीर पंजाल घाटी में रहने वाला एक भाषाई समूह है। ये ज्यादातर पुंछ राजौरी क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्रों, मीरपुर और कश्मीर घाटी के कुछ हिस्सों में केंद्रित है। ये हिंदू, मुस्लिम और सिख हैं और जम्मू और कश्मीर में आबादी का लगभग 10 से 11% हिस्सा बनाते हैं। ये आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और मुख्य रूप से कृषि और पशु गतिविधियों में शामिल होते हैं। ये आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित क्षेत्रों में अपनी एकाग्रता को देखते हुए 4 दशकों से अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग कर रहे थे। वर्ष 1991 में गुर्जरों और बकवालों को एसटी का दर्जा दिया गया, जबकि पहाड़ी को नहीं दिया गया। कश्मीरियों और डोगराओं के बाद गुर्जर और बकवाल जम्मू और कश्मीर में तीसरा सबसे बड़ा जातीय समूह है। पी.के. मोहंती समिति भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए वर्तमान स्वामित्व दिशा निर्देशों और कॉर्पोरेट संरचना की समीक्षा करने के लिए। अरुण गोयल समिति पूंजीगत सामान सीजी क्षेत्र को मजबूत करने और 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था तथा 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के विनिर्माण क्षेत्र को प्राप्त करने के राष्ट्रीय लक्ष्य में अधिक सक्रिय रूप से योगदान करने के लिए। राजीव महर्षि समिति राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और ब्याज की माफी और कोविड-19 संबंधित स्थगन की वित्तीय स्थिरता को मापने के लिए तथा समाज के विभिन्न वर्गों की वित्तीय बाधाओं को कम करने के लिए सुझाव देना।